आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दो गज दूरी, मास्क है जरूरी। और मास्क की मांग इस कोविड में अचानक से बढ़ गई, ये सब जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे मास्क के प्रति लोगों में जो शुरुआत में जागरूकता थी वो जाती रही। बड़े शहरों में कड़े कानून रहे, कुछ नियम रहे, तो उनके बदौलत कुछ हद तक अभी भी मास्क जरूरी बना हुआ है। लेकिन छोटे शहरों की अगर बात करें तो लोगों ने इसे बिल्कुल त्याग ही दिया है। अब ऐसे में भारत में मास्क की इंडस्ट्री का क्या होगा? भारत में मास्क की इंडस्ट्री की अभी हालत क्या है? और पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित मास्क बनाने की दिशा में कैसे काम होगा? तो आज इन्हीं सब मसलों पर पॉडकास्ट में बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ग्लोबल पीपी मार्ट में बोर्ड मेंबर हरजीव सिंह। हरजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में। नमस्ते अमन जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। अच्छा, सबसे पहला सवाल हरजीव जी आपसे यही करूंगा कि आज दिन भर में देश में कितना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए अमन जी, पूरे देश में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेक्टर के जो वर्कर हैं, सारे कार्यकर्ता, लगभग 2 करोड़ 20 लाख है। उसमें अगर आप देखें कि जहाँ पे मास्क ज्यादा इस्तेमाल होता है वो अर्बन सेंटर्स, शहरों के अस्पतालों में ज्यादा होता है, रूरल में कम होता है। जो ये हमारे मास्क खासकर जो N95 और सर्जिकल मास्क जो होते हैं, उसका ज्यादा यूसेज इन बड़े शहरों में होता है। अगर आप कहें कि ये जो वर्कर है लगभग 25% 30% हैं जो दिन के 2 मास्क इस्तेमाल करते हैं, तो लगभग हमारे दिन के 60-70 लाख मास्क रफली यूज हुआ जाता है। अच्छा, मास्क तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जिस तरीके का मास्क पहले जब कोरोना पीक पर था उस समय हो रहा था, अब वो मास्क अब उस तरीके का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो कोरोना के पीक से लेकर अब तक जो मास्क के इस्तेमाल करने में गिरावट आई है वो कितनी है? आप अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो संख्या है भारत की, जो कोविड केसेस हैं, काफी नीचे आए हैं पिछले 1 सवा महीने में। और उससे क्या हो रहा है कि लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि मास्क की जरूरत नहीं है, तो मास्क की जो यूसेज है वो कम हो रही है। परंतु ये मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना, और हमारे नागरिकों को इसका ख्याल करने की बहुत जरूरत है कि जो वैक्सीन जब तक पूरी देश में काफी प्रतिशत की पॉपुलेशन को नहीं लगेगी, ये कोरोना वायरस अभी कहीं नहीं गया। तो जो मास्क का यूसेज है, जरूर आप एकदम सही कह रहे हैं, ये कम हो गया है। परंतु ये कम होने का ये मतलब नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है, जब तक कि ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं मिल जाती। तो देखिए, वैसे भी हमारे देश में लोग जो मास्क यूज करते हैं, अधिकतर में घर में बने हुए मास्क इस्तेमाल करे जाते हैं, कपड़े के बने हुए मास्क इस्तेमाल करे जाते हैं, क्योंकि जो खर्चा होता है बाहर से मास्क खरीदने का, खासकर अगर आप N95 वाला मास्क देखें, वो महंगे, इसलिए लोग अपने घर वाले मास्क, होममेड मास्क इस्तेमाल करते हैं। मास्क का जो एक्चुअल मास्क का यूसेज है वो जरूर कम हुआ है इन चीजों के कारण भी, और उसका जो कॉस्ट है उसके कारण भी। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात की आपने, तो क्या लगता है आपको वैक्सीनेशन के बाद में मास्क की खरीद में कोई गिरावट आएगी? देखिए, जो आम जनता है वो ऑलरेडी, अगर आप देख रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि मास्क की यूसेज कम हुई है। पर एक बार वैक्सीनेशन जो ड्राइव अभी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने शुरू की है, उससे मुझे तो लगता है कि जो एक्चुअल लोग हैं वो कम हो जाएंगे मास्क पहनने में। पर ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक कि हम कोविड को पूरे काबू में ना करें अपने पूरे देश में, इसका रिस्क बहुत हाई होता है। हमने पहले काफी देशों में देखा है कि जहाँ मास्क एज ए कल्चरल प्रैक्टिस इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें, ताइवान में देखें, जापान में देखें, साउथ कोरिया में, उन देशों में कोविड का जो संख्या है केसेस के बहुत कम है, अगर आप उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो। यूरोप में देखिए बुरा हाल चल रहा है, अमेरिका में बुरा हाल चल रहा है, कनाडा में बुरा हाल चल रहा है।
बिल्कुल। परंतु आप साउथ कोरिया देखें, जापान देखें, वहाँ मास्क के इस्तेमाल का जो पालन है उन देशों में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे ये केसेस नीचे रहते हैं और वो उनको टेस्ट और ट्रेसिंग में काफी उनकी जो एफर्ट लगती है उन देशों की पब्लिक हेल्थ जो है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मास्क को अभी ना इग्नोर करें, हम अपना इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों का, अपने परिवारों का अभी ख्याल रख सकते हैं। जब तक कि पूरे दुनिया में ये कोविड की संख्या खत्म नहीं हो जाती और उसको कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता, मास्क को बंद नहीं करना चाहिए। जी, हरजीत जी, अच्छा, मास्क के मामले में अगर हम देखें अभी, तो क्या कहती है अभी भारत की इंडस्ट्री, कहाँ खड़ी है और आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखा गया जब से कोविड आया, तब से बहुत नए लोग इसमें प्रोडक्शन में उतर आए और मास्क का प्रोडक्शन करने लगे। कहाँ देखते हैं आप इस पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री को? देखिए, कोविड से हमें पूरी दुनिया को ये समझ आया है कि जो ये पैंडेमिक्स होते हैं, ये इसको हम कहते हैं सर्वव्यापी महामारी जो है, ये हर सदी में आती है। हमने 100 साल पहले 1918 में देखा था, जो स्पेनिश फ्लू कहलाया था। दुनिया में 50 मिलियन लोग मरे थे उस जमाने में। 50 मिलियन रफली 5 करोड़ हिंदी में अगर हम देखें, काफी संख्या दुनिया में मरी थी। और अभी भी जो डेथ रेट है अमेरिका और ये कंट्रीज में काफी तेज ग्रोथ हो रहा है उनका। हर कल ही मैं देख रहा था, अमेरिका में 4000 लोगों की मृत्यु हुई है ये कोविड करके। तो इसी कारण सारे दुनिया के जो देश हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, खासकर जो वेस्टर्न कंट्री हैं, उन्होंने प्लान किया है कि ये सब पीपीई और मास्क की स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना के रखेंगे। इसमें भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि भारत की जो प्रधानमंत्री जी ने भी पीछे आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की बातें की हैं, ये हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स को काफी खोलने की इसमें अपॉर्चुनिटी है। परंतु हमें थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए, मास्क का एक और अगर प्लास्टिक के मास्क होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो 30-40 साल लगते हैं एनवायरनमेंट से निकलने का। जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो खाली हम अगर अपने मटेरियल साइंस पे R&D करें, और हमारा जो देश है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली देश है। अगर आप पर कैपिटा के हिसाब से देखें, हमारी जो कहते हैं सस्टेनेबिलिटी की जो अपॉर्चुनिटी भारत में है, दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनमें ये अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल हरजीत जी, हम उस पर भी बात करेंगे, उसके एक एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स की भी बात करेंगे, लेकिन मार्केट की बात की आपने, तो मार्केट से जुड़ा एक और सवाल यही है कि अब तो देख रहे हैं कि घर घर मास्क बन रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। ऐसे में अगर हम देखें तो ये छोटे व्यापारी ये अपना मार्केट कैसे खोजें? देखिए, हम जो हमारी जो कंपनी है ग्लोबल PPE Mart MART.com, हमने ये मार्केट प्लेस बनाया है व्यापारियों के लिए, जो बाहर के देशों में अपना PPE मास्क या कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट को बिजनेसेस को बेचना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेसेस और गवर्नमेंट इसके सबसे बड़े खरीदार हैं, अमेरिका जैसे मार्केट में, यूके में। और हमारा ये जो मार्केटिंग, हम इनको व्यापारियों को सपोर्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा, वो इनको उन मार्केट्स के लिए तैयार करती है और उन मार्केट्स में इनको अपॉर्चुनिटी अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये हम चाहते हैं कि भारत के जो व्यापारी हैं उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ मिले, भारत का नाम ज़्यादा ऊपर जाए, भारत का जो मेक इन इंडिया ब्रांड है इसका लोगों को आए। और हम देख रहे हैं दुनिया में हमारे जो वैक्सीन जो बने हैं भारत में, काफी दुनिया में सप्लाई हो रही है। और इसका भारत के लिए बहुत मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे महामारी में भारत ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और आगे कर सकता है, क्योंकि ग्लोबली ये जो मार्केट का साइज है ये कोई $60 बिलियन
$7 अरब का मार्केट साइज है, और ये अगले 10 साल तक बहुत ग्रोथ आएगा इसमें, और जो भारत के व्यापारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। चाहते हैं कि भारत पहले 3 कंट्रीज में आए, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पीपीई का। भारत उस पहले या दूसरे या तीसरे दर्जे पे आ जाए तो उसमें बहुत भारत का लाभ होगा। जी, अच्छा हरजीत जी, अब थोड़ा सा इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। मास्क के मटेरियल की बात की आपने, और हम लोग भी देख रहे हैं कि काफी नुकसानदायक है पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए। तो क्या इको फ्रेंडली मास्क बनाने की दिशा में कोई काम हो रहा है? क्योंकि आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप बताइए आपको क्या जानकारी है, आने वाले भविष्य में क्या इको फ्रेंडली मास्क देखेंगे हम? देखिए, भारत में प्रोडक्शन में तो हमारे व्यापारी बहुत एंटरप्रेन्योरियल हैं। उन्होंने काफियों ने अपने प्रोडक्शन लाइन चेंज करके मास्क बनाना शुरू कर दिया था जैसे ही हमारे लॉकडाउन शुरू हुआ था। परंतु एक एरिया है जहां भारत में अभी भी काफी इन्वेस्टमेंट आने की जरूरत है, वो है R&D, जो मटेरियल साइंस या भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं। उस एरिया में भारत अगर थोड़ी गवर्नमेंट लैब्स के थ्रू द्वारा या अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, और हमारे जो व्यापारियों को ये अपॉर्चुनिटी दे कि भाई अच्छे मटेरियल हैं जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हों और इन्वायरमेंटली पॉजिटिव हों, वो इनको व्यापारियों को अपॉर्चुनिटी मिले कि लाइसेंस करके वो मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और दुनिया के लिए प्रोवाइड करें। उसमें हमारे मेरे ख्याल से आने वाले वर्षों में काफी फर्क पड़ सकता है। जी, अच्छा हरजीत जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि मास्क के डिस्पोज का क्या सही तरीका है और क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था आनंद जी, मास्क अगर तो ये प्लास्टिक वाले हैं, इनका डिस्पोजेबल 40 वर्षों तक ये डिस्पोज एनवायरनमेंट से नहीं जाते हैं, इनका पोल्यूशन इम्पैक्ट आता ही आता है। परंतु जो आपके कपड़ों के मास्क हैं, जो अधिकतर हम भारत में देखते हैं घरों में मास्क बने हुए हैं, वो बायोडिग्रेडेबल हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एनवायरनमेंट की अगर आंखों से देखें तो हमें वो पॉजिटिव चीज नजर आती है। परंतु जो प्लास्टिक मास्क हैं उनमें दिक्कत आती है, और वो प्रॉब्लम थोड़ी तो रहेगी, क्योंकि देखिए मास्क पहनना बंद नहीं कर सकते जब तक कि पॉपुलेशन में एकदम ये पैंडेमिक खत्म नहीं हो जाता, ये महामारी खत्म नहीं हो जाता। तो मास्क का ये इम्पैक्ट थोड़ा तो रहेगा, क्योंकि आज ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो एकदम बायोडिग्रेडेबल यूज होता है ये प्लास्टिक मास्कों के अलावा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक मास्क हैं इनमें प्रोटेक्शन और इनके जो पैटेंट हैं ये आपको अलाउ करते हैं इससे वायरस से अधिकतर बचने का, और ऐसा कोई मास्क नहीं है जो 100% सेफ भी है। पर यह है कि आपकी परसेंटेज काफी नीचे गिर जाती है रिस्क फैक्टर की, तो उससे मास्क पहनना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि देखिए आने वाले महीनों में हमने 1 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया ने वैक्सीन भी डेवलप करके अब उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। तो अगला मैं सोचता हूँ अगर मास्क और पीपीई में भी करें R&D करके इसके मटेरियल साइंस का कोई लाभ उठाएं तो इसमें बहुत फायदा है दुनिया के लिए। तो हरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकालकर हमारे साथ बातचीत की और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। धन्यवाद जी। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। radio@aajtak.com पर हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।